Good morning, all of you. I teach you in LLB third semester property law. Property law means the Transfer of Property Act 1882. This act was passed Act number 4 of 1882. This act contains 8 chapters and 137 sections. इस सेमेस्टर में मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी विधि, संपत्ति विधि या संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में पढ़ाऊंगा। जहां तक इस अधिनियम का प्रश्न है, यह अधिनियम क्रमांक 4 1882 का है। इस अधिनियम में 8 अध्याय और 137 धाराएं दी गई हैं। जहाँ तक इस अधिनियम से संबंधित या इस विषय से संबंधित किताबों का प्रश्न है, आप कोई भी किताब खरीद सकते हैं जो कि से संबंधित है। जहाँ तक किताबों का प्रश्न है, मैं आपको इसमें से कोई भी किताब आपको कह सकता हूँ, इसमें से परामर्श दे सकता हूँ कि सभी किताबें अच्छी हैं, कोई किताब आप खरीद सकते हैं। पहली किताब है प्रोफेसर जीपी त्रिपाठी सर की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रोफेसर जीपी त्रिपाठी सर की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रोफेसर आर.के. सिन्हा सर की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, डॉक्टर एस.एन. शुक्ला सर की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, डॉक्टर मयंक मैथ्यू की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, डॉक्टर मुल्ला की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, डॉक्टर पूरम प्रधान सक्सेना की प्रॉपर्टी लॉ, डॉक्टर वी.पी. सारथी लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. It is not complete list of books. Many more writers writes on this topic. You can purchase any books. All books at least cover all syllabus which prescribed for you. जहाँ तक इन किताबों का प्रश्न है, केवल ही किताबें प्रॉपर्टी लॉ या संपत्ति विधि के संबंध में पूर्ण नहीं है। इसके अलावा कोई भी किताब आप खरीद सकते हैं जो कि आपकी आवश्यकता को पूरी कर सके। परंतु यह ध्यान रखिएगा कि जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया गया, जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, इन किताबों में पूरी करती है। किताबें सारी आपके सिलेबस को पूरी करती हैं। चाहे कोई भी किताब खरीद लीजिए, सभी किताबें अच्छी हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरे हिसाब से सभी किताबें अच्छी हैं। इसके साथ ही साथ आपके पास संसद द्वारा पारित किया गया मूल कानून, जिसे कि बेयर एक्ट कहते हैं, उसे आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। आज हम केवल इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जहां पहले ही हमने आपको बताया कि दिस एक्ट कंटेन्स 8 chapters and 137 sections. In chapter first, that act contains preliminary sections. In preliminary sections, short title commencement, extent, interpretation, clause, and more other things. Chapter second contains of transfer of property by the act of properties. पक्षकारों के कार्य के द्वारा संपत्ति का अंतरण. इन चैप्टर 2 ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, चल या अचल संपत्ति का अंतरण. एंड थर्ड इलेक्शन एप्रोप्रिएशनमेंट प्रभाजन. पार्ट बी ए ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का अंतरण. चैप्टर थर्ड कंटेन्स ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के विक्रयों के विषय में. इन दिस चैप्टर द नेक्स्ट थिंग कंटेन्स डिस्चार्ज ऑफ इनकम्बरेंसेज ऑफ सेल, अर्थात विक्रय पर विलंगमों का उन्मोचन. इसका तात्पर्य है कि जो उस पर भार होता है, वह सारे के सारे भार समाप्त हो जाते हैं.
चैप्टर 4 कंटेन्स ऑफ मॉर्गेजेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेज। अचल संपत्ति के बंधकों और भारों के विषय में। इन दिस चैप्टर द नेक्स्ट थिंग कंटेन्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर। बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व। इसके साथ ही राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी, बंधकदार के अधिकार और दायित्व के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद प्रायोरिटी के बारे में बताया गया है, पूर्विकता के बारे में बताया गया है। इसके बाद मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन, क्रम बंधन और विदाय के बारे में बताया गया है। डिपॉजिट इन कोर्ट, न्यायालय में निक्षेप के बारे में बताया गया है। सूट्स फॉर फोरक्लोजर, सेल एंड रिडम्पशन के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही फोरक्लोजर एंड सेल, पूर्वबंध और विक्रय के बारे में बताया गया है। रिडम्पशन, मोचन के बारे में बताया गया है। एनामलस मॉर्गेज के बारे में बताया गया है। विलक्षण बंधक के बारे में बताया गया है। भार के बारे में बताया गया। चार्जेज के बारे में, सूचना और निविदा, नोटिस एंड ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है। चैप्टर 5 कंटेन्स ऑफ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के पट्टों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला अध्याय है चैप्टर 6 ऑफ एक्सचेंज, विनिमयों के विषय में बताया गया है। इसके बाद चैप्टर 7 ऑफ गिफ्ट्स, दान के विषय के बारे में है। उसके बाद अंतिम जो चैप्टर जो पढ़ना है आप लोगों को, ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, अनियोज्य दावों के अंतरण के विषय के बारे में बात किया गया है। इस तरीके से 8 अध्यायों में यह सिलेबस पूरा का पूरा बटा हुआ है, जिसको हम आपको पढ़ाएंगे। जहाँ तक पहले लेक्चर का प्रश्न है, आप अंतिम पीपीटी जो तीसरा पीपीटी, उसमें अगर आप देखिए कि जो चैप्टर 2 के बारे में हमने आपसे बताया है कि आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, पक्षकारों के कार्य के द्वारा संपत्ति का अंतरण। तो जहाँ तक संपत्ति के अंतरण का प्रश्न है, इसको आप पीपीटी को देखिए। द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाय 2 काइंड्स, फर्स्ट बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, सेकंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जो संपत्ति का अंतरण है पक्षकारों के कार्य के द्वारा हो सकता है या विधि के प्रवर्तन के द्वारा होता है। यदि विधि के प्रवर्तन के द्वारा होता है, जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल सक्सेशन व्हेन ए पर्सन डाइड द प्रॉपर्टी ट्रांसफर हिज ऑब्लिक हर एयर्स ऑटोमेटिकली। इट मीन्स द पार्टीज डोंट थिंक एरी एक्ट, अर्थात यदि उत्तराधिकार के माध्यम से संपत्ति का अंतरण होता है तो जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं या होती हैं, उन्हें संपत्ति विधि के माध्यम से अपने आप अंतरित हो जाता है। इसमें पक्षकारों को किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात संपत्ति अंतरण के प्रावधान ऑपरेशन ऑफ लॉ में लागू नहीं होता। दूसरा बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज है, पक्षकारों के कार्य के द्वारा संपत्ति का अंतरण, यह भी 2 तरीके से हो सकता है। एक वसीयत के माध्यम से और दूसरा जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण के द्वारा। जहाँ तक वसीयत के माध्यम से संपत्ति का अंतरण का प्रश्न है, यह वसीयत एक व्यक्ति जो अपने जीवन में करता है, वह वसीयत उसके मृत्यु के पश्चात प्रभावी होती है, अर्थात इसके संबंध में भी यह लागू नहीं होता। अर्थात संपत्ति अंतरण के प्रावधान एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को अंतरित किया जा सकता है, जिसके बारे में अधिनियम की धारा 5 के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि किसको किससे संपत्ति कैसे अंतरित होती है। जहाँ तक संपत्ति के एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति को अंतरित किए जाने का प्रश्न है, यह संपत्ति का अंतरण चल संपत्ति का भी हो सकता है, अचल संपत्ति का भी किया जा सकता है। जहाँ तक चल संपत्ति के अंतरण का प्रश्न है,
चल संपत्ति से जंगम संपत्ति भी कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, उसके संबंध में इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते, क्योंकि उसके संबंध में सेल ऑफ गुड्स एक्ट माल विक्रय अधिनियम 1930 में प्रावधान किए गए हैं, उसके प्रावधान लागू होते हैं। जहाँ तक अचल संपत्ति का प्रश्न है, अचल संपत्ति के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इसके बाद हम जब अगला वीडियो ऑडियो अपलोड करेंगे तो हम आपको परिभाषा खंड के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।